Hello friends, welcome all of you. Today I discuss about some important topic as a origin of हिमालय। आज हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। हिमालय पर्वत किस देश में है या कौन से महाद्वीप में है? अगर ये आपसे पूछा जाए कि कौन से महाद्वीप में हिमालय है या किस देश में, तो दोनों का आंसर क्या होगा? किस देश में है, यानी इंडिया। ग्लोब में यदि देखें हम इंडिया, ये आपका भारत है और भारत के उत्तर में स्थित एक आर्क साइड में फैला हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर जो बड़ी पर्वत श्रृंखला है, इसी को हम हिमालय कहते हैं। और इसी हिमालय के पर्वत के अगर उत्तर की ओर जाते हो तो तिब्बत का पठार या चाइना देश का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं हिमालय भारत और चाइना या भारत और तिब्बत के बीच में एक बड़ी एक प्राकृतिक विभाजक रेखा भी बनाता है, या नेचुरल बॉर्डर लाइन भी बनाता है। अब जो ये हिमालय है, जिसका विस्तार आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, इधर आपके अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार तक इसका विस्तार पाया जाता है। यानी अंडमान निकोबार तक ये हिमालय पर्वत का विस्तार पाया जाता है। यानी हिमालय एक छोटी श्रृंखला नहीं है, बहुत लंबी श्रृंखला 2400 किलोमीटर में फैली हुई है। और टोटल एरिया कितना है इसका? टोटल एरिया 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में काउंट किया जाता है। और यहाँ पे कई पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती है। लेकिन इसी के पीछे हम ये कहना चाहेंगे कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय की उत्पत्ति कौन से समय में हुई, कौन से कालक्रम में हुई, और आज जो हिमालय की स्थिति उससे पहले क्या था, ये सभी क्या रोचक जानकारी है जो आपको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट आज हिमालय ऐसा नहीं है, या जो आप भारत का मैप देख रहे हो वो भी इस स्थिति में पहले नहीं था। तो हम बात करना चाहेंगे थोड़ा एक समय सारणी के बारे में, एज ए जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में। क्यों? क्योंकि बच्चों कई बार आपसे पूछा जाता है कि टर्सरी काल के बारे में बात की जाती है, या ट्रियासिक काल के बारे में बात की जाती है, जूरासिक काल के बारे में, या सेनोजाइक कल्प कब था, या मेसोजाइक कल्प कहाँ था, ये सब कहां से आए। इन वर्ड्स को आप समझने से पहले आपको मैं एक सारणी के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे कि जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड था उसकी बात करें तो सबसे बड़ा क्या था? सबसे बड़ा था कल्प, जिसको हम कहते हैं एरा। सबसे बड़ा क्या था? एरा, कल्प। और इससे छोटा था युग, जिसको हम क्या कहते हैं? इपो। और उसके बाद था पीरियड, शक, पीरियड। देखिए जो एरा था, एरा क्या था? कल्प। एरा को हमने कल्प का, इपो को हमने युग का, और पीरियड को हमने शक का, और इसका ड्यूरेशन टाइम कितना समय था। तो एरा क्या था? एरा भूगोल में सबसे बड़ा एक समय का काल था, जिसको हमने कल्प का, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कलयुग। कलयुग में शक किया जाता है, तो बिल्कुल सही, कलयुग में शक। अब देखिए कलयुग में शक का मतलब क्या हो गया? कल से तो हो गया आपके कल, ये हो गया कल युग, युग हो गया, शक पीरियड हो गया। यानी कि भूगोल में जो समय था, समय को हमने 3 बड़े भागों में बांटा। सबसे बड़ा कल्प है, उसके बाद युग है, उसके पश्चात शक है, उसके बाद समय है। अब इसी के ध्यान में रखते हुए देखिए जो एरा का जो टाइम पीरियड था, नंबर 1 पे एजोइक कह रखा है, आर्चियन जिसको हम कहते हैं, नंबर 2 पे पैलोजाइक कह रखा है, नंबर 3 पे मेसोजाइक कह रखा है, और नंबर 4 पे सेनोजाइक, नंबर 5 पे नियोजोइक या नूतन कल्प के नाम से जानते हैं। अब इसी के जो सब डिवीजन है, यानी कि एरा तो क्या था? बड़ा था। अब एरा से छोटा क्या है? युग। युग क्या? प्रथम युग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, देन क्वार्टररी यानी चतुर्थ होता है। और इसी युग के क्या सब डिवीजन भी थे कि कितने शक थे युग में। देखिए एजोइक में प्री कैम्ब्रियन काल, आर्कियन या आर्चियन। पैलोजाइक में प्राइमरी टाइम, जिसमें कैम्ब्रियन, ऑटोबियस, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मिनियन। इसी प्रकार मेसोजाइक में जो सेकेंडरी युग, जितने युग में ट्रियासिक, जूरासिक, क्रेटेशिक है। तृतीय काल में क्या? तृतीय काल यानी तृतीय युग। कल कौन सा? सेनोजाइक, इसमें इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लेइयोसीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। इस टाइम में क्या हुआ? हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय के जो हम देखते हैं कि ट्रांस हिमालय या लघु हिमालय या महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, उनकी उत्पत्ति का समय बिल्कुल यही है, तृतीय कल्प। तो कई बार कहा जाता है कि सेनोजाइक कल्प या टर्सरी कल्प या आपके पीरियड, ये सभी क्या? ये सभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, जो क्या 17 मिलियन वर्ष पूर्व से पहले के हैं। नियोजिन, नूतन कल्प, जिसको हम चतुर्थ कहते हैं, इसमें प्लेइस्टोसिन काल, ओलिसिन काल को काउंट किया जाता है, जिसको हम आधुनिक युग भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है और विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो राजस्थान में जो आप देखते हो, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका विकास कब हुआ? जिसका विकास प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। विश्व की सबसे, तो हम ये कह सकते हैं समय क्या? सबसे प्राचीन। तो सबसे प्राचीन,
तो सबसे प्राचीन है, सबसे वेरी ओल्डेस्ट एरा का क्या नाम है? वेरी ओल्डेस्ट एरा आर्चेन या एजोइक हो गया। और उसमें प्री कैम्ब्रियन का यानी 16 करोड़ वर्ष पहले की बात करें तो आपके अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई। और जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, विश्व का सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट टाइम भी क्या हो गया? आर्चेन हो गया। और सबसे नवीन पर्वत की बात करें देन सबसे नवीन यानी यंग एरा कौन सा है? तो हम देखेंगे कि कल्प, कौन सा कल्प है? देखिए नियोजन के नूतन कल्प सबसे नवीन, तो सबसे नवीन कल्प, नवीन कल्प किसको कहेंगे? नियोजोइक या नूतन कल्प। और इसमें कौन सा? क्वाटरनरी और प्लीस्टोसिन का। तो दोस्तों केवल एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक सर या आधुनिक समय कौन सा है? तो वो कौन सा है? होलिसिन। और होलिसिन से पहले प्लीस्टोसिन काल। यानी सबसे प्राचीन तो क्या हो गया? सबसे प्राचीन आर्चेन हो गया जो आपके अरावली पर्वत को बताता है। और सबसे नवीन हो गया नूतन काल, क्वाटरनरी, प्लीस्टोसिन, जिसमें क्या हुआ? जिसमें हिमालय की बात की जाए, हिमालय। अब क्लियर क्वेश्चन ये होता है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन हो गई अरावली पर्वत श्रेणी। और सबसे नवीन कौन सी हो गई? सबसे नवीन हो गई हिमालय पर्वत श्रेणी। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो हिमालय पर्वत है वो सबसे नवीन है, सबसे युवा पर्वत है, सबसे युवा पर्वत के साथ साथ में वलित यानी फोल्डेड माउंटेन भी कह सकते हैं। ये तो ना आपके टाइम पीरियड की बात करें। अब हम ये कहना चाहेंगे तो हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो हिमालय की उत्पत्ति को समझने के लिए दो चीज आपको मालूम होना चाहिए। एक तो होता है भूसन्नति के आधार पर, भूसन्नति के आधार पर। और नंबर 2 प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तन के आधार पर। यानी हिमालय की उत्पत्ति को जो आधार पे अगर समझा जाए तो उनके ऊपर क्या है? एक तो भूसन्नति के आधार पर और प्लेट विवर्तन के आधार पर। अरे भूसन्नति क्या होती है? भूसन्नति होती है लंबे सक्रिय अवसादीकरण जलीय भाग यानी जल अवसादकरण। और यहां पे क्या है? यहां पे इसमें दबाव होगा तो क्या होगा? दबाव से संपीड़न बल लगेगा, संपीड़नात्मक बल। और संपीड़नात्मक बल से क्या होगा? मोड़ यानी वलन। और फिर उससे क्या होगा? पर्वत निर्माण, पर्वत का निर्माण। देखिए एक होता है जियोसिंक्लाइन जिसको हम कहते हैं भूसन्नति यानी लंबे होते हैं, सक्रिय होते हैं और जलीय भाग होते हैं, जल से आवृत होते हैं, जल का अवसाद जलीय भाग होते हैं। तो लंबे हो गए, सक्रिय हो गए और जलीय गर्त वाले भाग हो गए जिनमें क्या होगा? जिनमें लगातार अवसाद होने के कारण, लगातार अवसादीकरण होने के कारण, लगातार मलबा का यहाँ पे जमा हो जाने के कारण इस तली में क्या होता है? इस तली में दबाव बढ़ता जाता है। और दबाव बढ़ जाने के कारण क्या होता है? यहाँ पे संपीड़नात्मक बल भी अधिक लगने लग जाता है। और संपीड़नात्मक बल लगने के कारण क्या होता है? यहाँ पे इस भूसन्नति के तली में मोड़ पड़ जाता है, क्योंकि भूसन्नति धीरे धीरे मलबे से बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी तो इसमें धीरे धीरे क्या होगा? संपीड़नात्मक बल और मोड़ होगा तो वलन लगेगा और वलन से पर्वतों का निर्माण होगा। अब मोड़ या वलन यानी लहरदार रूप में आपसे पूछा जाए कि मोड़ या वलन, फोल्ड या फोल्डेड माउंटेन, अब जब भूसन्नति थी इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पर्वतों का पालना भी कहते हैं, पर्वतों का पालना कहते हैं, पालना या द क्राडल ऑफ माउंटेन, द क्राडल ऑफ माउंटेन पर्वतों का पालना भी कह सकते हैं। यानी क्लियर कट क्या है? जहां पर भूसन्नति है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे पर्वतों का ओरिजिन होगा, पर्वतों का निर्माण होगा। और कौन से पर्वतों का निर्माण होगा? फोल्डेड माउंटेन का। हमने कहा कि संपीड़नात्मक, तो संपीड़नात्मक बल यानी फोर्स, एक होता है टेंशन, एक होता है कंपनसेशन फोर्स। तो संपीड़नात्मक बल होता है, एक होता है तनाव होता है। दोनों क्या? पर्वतों के निर्माणकारी बल होते हैं। ये बल कैसे काम करेगा? ये बल आमने सामने क्रियाशील होगा, तो ये क्रिया आपको समझना या इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए जरूरी है कि हम जब हिमालय की उत्पत्ति बात बताएंगे
तो उसमें भूसन्नति का नाम आएगा। तो ये आपके समझ में आएगा। अगली बात करते, अब ये भूसन्नति दी, तो भूसन्नति का जो सिद्धांत है या भूसन्नति की जो संकल्पना है वो किसने दी? देखिए, भूसन्नति की जो संकल्पना है, भूसन्नति की संकल्पना की बात करें तो भूसन्नति की जो संकल्पना है, संकल्पना भाग व डायनामिक, भाग व डायनामिक। भूसन्नति कॉन्सेप्ट को किसने बताया? कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन प्रोपाउंड बाय हाग व डाना। और सिद्धांत के रूप में, सिद्धांत के रूप में हाग ने बताया। देन प्रिंसिपल के रूप में प्रोपाउंड किसने किया? हाग ने किया। संकल्पना हाग व डाना ने। तो हाग व डाना, तो आपको ये जानना चाहिए कि भूसन्नति क्या है, भूसन्नति की संकल्पना किसने दी, भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया, और भूसन्नति का क्या रोल होता है। भूसन्नति का फोल्डेड माउंटेन यानी मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति में बड़ा योगदान होता है। अगली बात करें प्लेट टेक्टोनिक की। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक। देखिए दोस्तों कि दुनिया में कितनी प्लेटें पाई जाती है, दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में या पूरे कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कितनी प्लेटें पाई जाती है? ग्लोब पे कितनी पाई जाती है? 7 प्लेटें पाई जाती है। 7 प्लेटों का आपको मालूम होना चाहिए। अमेरिकन प्लेट हो गई या दक्षिण अमेरिकन प्लेट, उत्तर अमेरिकन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई। यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया का जो दोनों का भाग होता है यूरेशियन प्लेट, अटलांटिक प्लेट हो गई, और इंडो पैसिफिक या इंडियन प्लेट्स को हम कहते हैं ये सभी, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यानी ये सभी प्लेटें क्या है? ये सभी प्लेटें आपके धरातल में है। और इन सभी प्लेटों में क्या होता है? इन सभी 7 प्लेटों में मूवमेंट होता है, यानी हलचल होती है। जो मूवमेंट होता है, हलचल होती है, उसी को हमने क्या कह दिया? उसी को हमने विवर्तन कह दिया। विवर्तन, विवर्तन, विवर्तन। यानी वी कैन से दैट कि 2 या मोर 3 प्लेट्स आर मूवमेंट। एक या एक से अधिक या 2 से अधिक जो प्लेटें आपस में मूव करती है उसी को हमने क्या कहते हैं? टेक्टोनिक कह दिया। अब प्लेटें, प्लेट वर्ड के बारे में सबसे पहले देखो, प्लेट, प्लेट वर्ड की बात करें तो किसने दिया सबसे पहले? वुडरो विल्सन ने, वुडरो विल्सन ने। कब दिया? 1965 में। और प्लेट टेक्टोनिक की बात करें, प्लेट टेक्टोनिक, टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें, ये किसने दिया प्लेट टेक्टोनिक? 1960 में हेरियस, ने इसको दिया। यानी यहां पर हम ये समझना चाहते हैं कि हिमालय की बात करेंगे तो ये जब ये वर्ड्स आएंगे तो इनकी जानकारी होना जरूरी है। यानी कि प्लेट 7 प्लेट्स होती है, और प्लेट क्या होती है? पृथ्वी का दृढ़ भूखंड भाग होती है, स्ट्रॉन्ग पार्ट होती है, कठोर भाग होती है। टेक्टोनिक जब इन 7 प्लेटों में हलचल होगी तो उसी को हम क्या कह देंगे? उसको हम प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तन कह देंगे। प्लेट वर्ड्स फर्स्ट टाइम में किसने दिया? 1965 वुडरो विल्सन ने दिया। देन आफ्टर 1965 में वुडरो विल्सन ने दिया। देन बिफोर 1960 से पहले क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, कांसेप्ट को हेरियस बता चुके थे। यानी जब ये प्लेटें आपस में मूव करेगी तो क्या होगा? अब देखिए प्लेटें जो मूव करती है एक दूसरे से, जो आपस में आसपास जाती है, वो भी कितने प्रकार की होती है? वो होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यानी फर्स्ट सी ओ सी ओ ओ। यानी पहला प्रकार क्या होगा? कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, यानी महाद्वीप से महाद्वीप टकराएंगे तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट प्लेट्स। और जब महाद्वीप से महासागर टकराएंगे तो उसको क्या कहेंगे? ओशियन टू कॉन्टिनेंट्स प्लेट्स। और जब ओशियन टू ओशियन, महासागर से महासागर की बात करेंगे तो ओशियन टू ओशियन की बात करेंगे। यानी प्लेटों को क्या, प्लेटें 3 प्रकार से मूव करेगी। अब देखिए जैसे हमने कहा कि ये पूरा कॉन्टिनेंट्स पार्ट है और ये पूरा ओशियन पार्ट है, तो ओशियन अलग हो गया, कॉन्टिनेंट अलग हो गया। अब यदि कभी कॉन्टिनेंट्स आपस में कॉन्टिनेंट से टकराएगा तो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, महाद्वीप से महाद्वीप, और कभी कॉन्टिनेंट ओशियन से टकराएगा तो कॉन्टिनेंट टू ओशियन कहेंगे। जैसे हम कहेंगे कि उत्तर अमेरिका, तो यहाँ पे क्या कॉन्टिनेंट भी है, यहाँ पे ओशियन भी है, तो कहा कॉन्टिनेंट टू ओशियन प्लेट का मूवमेंट यहाँ पे हुआ। हमने कहा कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, तो जब हम कहेंगे इंडियन प्लेट और आपकी यूरेशियन प्लेट आपस में एक दूसरे की ओर मूव कर रही है, जिसके कारण हम कहते हैं टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये क्या है? ये आपकी कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट प्लेटें हो गई। तो इसी को हम आगे बताते हैं कि हिमालय की जो बना है उसकी उत्पत्ति को हम बताते हैं। यदि आपके ये समझ में आया है तो आप हिमालय को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए बताते हैं आपको भूसंजक्ति और प्लेट विवर्तन किस प्रकार से हिमालय को बता रहे हैं।
तो इसके लिए आपको एक हिमालय को समझने के लिए आपको एक मैप बनाना होगा, इंडिया का मैप बनाना होगा, और उसके थ्रू आप अपने बता सकते हैं किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, क्योंकि वो लोकेशन आपको मालूम रहेगी कि कहां पर हिमालय, और हिमालय के बाद विदेशन कहां पर है, भूसन्नति कहां पर। अब देखिए दोस्तों, क्या हम बात करते हैं, ये दोनों चीज समझने के बाद हम बात करते हैं कार्बोनिफेरस टाइम। तो आपको हमने एक नाम बताया था पेंजिया, पेंजिया नाम बताया था, और एक नाम बताया था पैंथालासा, पैंथालासा। पेंजिया था स्थलभाग, स्थल बड़ा भाग, और पैंथालासा था जलीय या जल ये भाग था। अब पेंजिया, जैसा हमने कहा कि ये जो एरिया और इसके चारों ओर एरिया, तो ये जो चारों ओर का एरिया है ये तो क्या, ये पैंथालासा, इसको क्या कहेंगे, पैंथालासा। और ये जो एरिया है जिसमें हमने कुछ, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने पेंजिया कह दिया। तो ये क्या, स्थल भाग है, और पैंथालासा क्या, पैंथालासा वाटर भाग है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पेंजिया और पैंथालासा, तो पेंजिया एक बिग लैंड मास, पेंजिया अराउंड वाटर एरिया, पैंथालासा तो कार्बोनिफेरस टाइम में पेंजिया क्या था, एक संयुक्त अवस्था में था। वेगनर ने या टेलर ने अपनी थ्योरी में, वेगनर ने अपनी थ्योरी में बताया था कि कार्बोनिफेरस टाइम में पेंजिया एक संयुक्त अवस्था में था, उसके चारों ओर जल था। और इस पेंजिया का क्या हो जाता है, पेंजिया का विभाजन हो जाता है या विखंडन हो जाता है, विभाजन या विखंडन हो जाता है। और पेंजिया का विखंडन होता है तो उससे पहले एक चीज ये भी क्लियर होनी चाहिए कि पेंजिया के अंदर जो पेंजिया था, इसके जो एक ये भाग था, इसको हम कहते थे लोरेशिया, लोरेशिया, ये अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो दक्षिण का भाग था उसको हम क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहते थे। और इनके मध्य में एक, इनके मध्य में क्या थी, इनके मध्य में एक 33 भूसन्नति या 33 सागर गलियां थी। तो ये चीज देखने पे ये मालूम होता है कि वेगनर ने या बिफोर लाखों वर्ष पहले कार्बोनिफेरस टाइम, तो कार्बोनिफेरस यानी प्रथम युग में या पेलोजाइक, तो हम ये कह सकते हैं कि पेलोजाइक टाइम पीरियड में पेंजिया एक जॉइंट स्टेज में था, पेंजिया एक संयुक्त अवस्था में था। और उसके पश्चात क्या हुआ, किसी कारण बल लगने के कारण इसका विभाजन हो गया। और जब विभाजन हुआ तो इसके उत्तरी भाग में लोरेशिया, इसके दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड था, और बीच का भाग 33 भूसन्नति के रूप में था। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर आज 33 भूसन्नति है, जहां पर आज 33 भूसन्नति है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हिमालय जहां पर आज है, हिमालय जहां पे है, जैसे हमने कहा कि हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत आपके इंडिया में ये हिमालय पर्वत, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ करते थे, यहाँ पे पहले एक 33 भूसन्नति हुआ करती थी। और इस 33 भूसन्नति के कारण क्या हुआ, हमने कहा भूसन्नति क्या थी, भूसन्नति जलीय भाग थी, उथले हुए भाग थी। अवसाद होने के कारण, मलबा का निक्षेप होने के कारण इस भूसन्नति में क्या भराव हो गया, और भराव या जमने के कारण क्या हो गया, ये उठने लग गई। तो यहाँ पे हमने जो 33 भूसन्नति कही, तो हमने ये कहा कि जो लोरेशिया भाग था, गोंडवाना लैंड भाग था, ये दो अलग भाग थे, और इनके बीच में क्या थी, 33 भूसन्नति। तो भूसन्नति क्या था, हमने कहा कि कार्बोनिफेरस टाइम में तो पेंजिया संयुक्त अवस्था में था। फिर क्या हुआ, जूरेसिक टाइम पीरियड में, इनमें बाद जूरेसिक टाइम पीरियड में क्या हुआ, जूरेसिक टाइम पीरियड में, जूरेसिक टाइम पीरियड में, जूरेसिक काल में क्या हुआ, इसका गोंडवाना लैंड का विखंडन हो गया, विखंडन हो गया। और गोंडवाना लैंड का विखंडन होने के पश्चात हम ये कहेंगे जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ तो अकॉर्डिंग टू जियोसिंक्लाइन या प्लेट टेक्टोनिक, दोनों की बात करें तो दोनों यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कि जब भूसन्नति थी तो भूसन्नति में क्या हुआ कि जो उत्तरी भाग था लोरेशिया, जिसको यहाँ पे अंगारा लैंड था, और जो गोंडवाना लैंड, इन दोनों का मलबा का 33 भूसन्नति में जाने लगा। और 33 भूसन्नति के कारण जाने से ये मलबा से परिपूर्ण हो गई, और मलबा परिपूर्ण होने के पश्चात इसमें क्या हो गया, इसमें धीरे धीरे उठाव हुआ, उठाव होने के पश्चात इसमें वलन हुआ। तो उठाव हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे दबाव लगेगा, दबाव, दबाव, और दबाव
आमने सामने लगेगा, क्योंकि ये वाला दबाव यूं जाएगा और ये वाला दबाव यूं आमने सामने दबाव, तो कौन सा बल लगेगा? संपीड़नात्मक बल। संपीड़नात्मक बल काम करेगा, और संपीड़नात्मक काम करेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें मोड़ पड़ जाएगा, और मोड़ पड़ने से क्या हो जाएगा? आपके पर्वत। और कौन से पर्वत? मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत, जिसको हमने क्या कह दिया? फोल्डेड माउंटेन कह दिया, फोल्डेड माउंटेन कह दिया। तो ये तो क्या थी? 33 सागर या 33 भूसन्नति लोरेशिया गोंडवाना के द्वारा, यानी मुख्यतः अंगारलैंड के द्वारा और गोंडवाना के द्वारा भूसन्नति के बढ़ जाने के पश्चात दबाव लगेगा तो आमने सामने लगेगा। ये आमने सामने फेस टू फेस अभिसरण हो रहा है, और बल कौन सा लगेगा? संपीड़नात्मक बल लगेगा, और इस बल लगने के कारण क्या हो जाएगा? मोड़ पड़ेगा किसमें? भूसन्नति की तली में, और क्या हो जाएगा? फोल्डेड माउंटेन। यानी हिमालय क्या होगा? हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, एक युवा वलित पर्वत है या फोल्डेड माउंटेन। तो फोल्डेड माउंटेन का मतलब ये हो गया कि विश्व के सभी महाद्वीपों में फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ है, और विश्व में सबसे जो ऊंची चोटियां पाई जाती है वो भी कहां पाई जाती है? वो भी मोड़दार पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन पे पाई जाती है। हमने ये भी कहा सबसे नवीन है हिमालय पर्वत, तो हम ये कह सकते हैं कि रिसेंट टाइम में एक्टिव में है, यानी ये अभी भी गतिशील है, अभी भी क्रियाशील है, अभी भी इन्हें मूवमेंट होता रहता है, अभी भी कहीं पे भूकंप आते रहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, यानी एज ए वीक बेल्ट भी कह सकते हैं इसको भूअंचल की दृष्टि से। अब ये तो थी भूसन्नति के आधार पर। अब प्लेट टेक्टोनिक की बात करें, प्लेट के आधार पर प्लेट टेक्टोनिक तो प्लेट टेक्टोनिक की बात की जाए तो हमने कहा कि इस वक्त क्या था प्लेट टेक्टोनिक में कि 70 मिलियन पूर्व की बात है। 70 मिलियन पूर्व यदि भारत की स्थिति देखें तो वो क्या था? वो इक्वेटर लाइन से नीचे ही था, इक्वेटर लाइन से नीचे ही था। और सिंपल से कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक में एक होता है आपका यूरेशिया प्लेट और ये आपकी इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है और यूरेशियन प्लेट धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। तो ये कहा जाता है कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने के कारण जो भूसन्निधि थी, जो 33 सागर था, इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण भूसन्निधि में क्या संकुचन होना स्टार्ट हो गया, भूसन्निधि में दबाव पड़ना स्टार्ट हो गया और संकुचन और दबाव लगने के कारण यहाँ पर कंपनसेशन फोर्स यानी संपीड़नात्मक बल एक्टिव होने लग गया। और उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण जो ये भारी प्लेट थी, ये जो भारी प्लेट थी और ये हल्की प्लेट थी, तो भारी प्लेट थी तो हल्की प्लेट के नीचे जब ये डाउनवार्ड होगी, जब ये अधोमुख होगी यानी इसके नीचे आएगी, तो इसमें क्या हुआ? ये भारी प्लेट नीचे की ओर जाकर इसका खुद भाग टूटकर नीचे जमा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, अपनी इस प्लेट में ह्रास हो जाएगा और इसके कारण क्या भूसन्निधि में धीरे धीरे मलबा जमा होता गया और इसमें क्या हुआ? मोड़ पड़ गया और भूसन्निधि में संकुचन हो गया और संकुचन हो जाने के भूसन्निधि का उठाव धीरे धीरे हुआ। तो जो उठा हुआ भाग था उसको तो क्या कह दिया? उसको पर्वत का नाम दे दिया गया, जिसको हमने हिमालय पर्वत का। और ये स्थिति क्यों कही? क्योंकि जो 33 सागर था, ये 33 सागर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हिमालय का भूगर्भ भी कह सकते हैं, हिमालय का गर्भ भी कह सकते हैं। यानी जहां पर 33 भूसन्निधि थी वहीं पर हिमालय का आज निर्माण हुआ है। और इसके पीछे क्या है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट इन दोनों के आपस में टकराने के कारण, और ये दोनों कहां पे टकराई? ये आपके यहाँ पे चाइना की जो लाइन है या नेपाल है, यहाँ पे ये दोनों आपस में टकराई और टकराने के कारण क्या हो गया? मलबा वलित जो फोल्डेड माउंटेन था उसका निर्माण हुआ, जिसको हमने हिमालय पर्वत का। तो देखिए दोस्तों कि हिमालय पर्वत की रचना, अगर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की बात की गई, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर क्या हुई कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में टकराने के कारण, यानी ये भी कॉन्टिनेंट प्लेट हो गई और ये भी कॉन्टिनेंट प्लेट हो गई, यानी महाद्वीप प्लेटें आपस में टकराती है। और ये जब भी आपस में टकराते हैं इसको हम क्या कहते हैं? अभिसरण कहते हैं, कन्वर्जेंट अभिसरण कहते हैं। और अभिसरण होने के कारण ही क्या हुआ? अभिसरण होने के कारण यहाँ पर एक फोल्डेड माउंटेन ऐसे हिमालय पर्वत का ओरिजिन हुआ अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और जियोसिंक्लाइन के आधार पर हमने क्लियर किया कि भूसन्निधियां जिसमें क्या हुआ? भूसन्निधि इसमें मलबा बढ़ जाने के कारण, यानी अंगारा लैंड और आपके गोंडवाना लैंड से जो नदियों का जल आया, जो मलबा बढ़ जाने के कारण इस भूसन्निधि का क्या होता है? धीरे धीरे उठाव होता है और धीरे धीरे पर्वत के रूप में
उठ जाता है, जिसको हमने हिमालय पर्वत कहा। अब ये देखिए, जो यहाँ से और यहाँ तक की स्थिति देख रहे थे, इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि भूतकाल में या पास्ट में सभी महाद्वीप स्थिर अवस्था में नहीं थे, गतिशील अवस्था में था। और ये जो इंडिया जो 70 मिलियन वर्ष पहले की बात करें, कहां पर था? धीरे धीरे ये 10 सेंटीमीटर की गति से ये आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा और यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत आज भी एक्टिव फॉर्म में है। आज भी यहाँ पर भूकंप की घटनाएं घटित होती रहती है, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, कहीं कहीं पर ज्वालामुखी जैसी स्थिति बन जाती है। ये बेल्ट आपके भूकंप के पर्पज से या भूकंप आने के कारण भी ज्यादा प्रचलित रहती है, चर्चा में रहती है। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि जी ये गति कर रहा है, यानी कि हिमालय पर्वत के आसपास का एरिया अभी भी एक्टिव फॉर्म में, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? नवीन पर्वत कह दिया, युवा बलित पर्वत कह दिया, सबसे नवीन पर्वत, दुनिया का सबसे नवीन पर्वत कह दिया। अभी दुनिया में क्या एक ही नवीन पर्वत है क्या? नहीं, दुनिया में और भी नवीन पर्वत है। जैसे हम बात कहेंगे कि यहां से स्टार्ट करें, उत्तर अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में रॉकीज, देन एंडीज। अब रॉकीज और एंडीज की अगर आप स्थिति देखो तो रॉकीज एंडीज क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर है, जबकि हिमालय क्या पूर्व से पश्चिम की ओर में विस्तार है इसका। तो कुछ पर्वत क्या उत्तर से दक्षिण भी होता है, पूर्व से पश्चिम भी होता है। इसी प्रकार हम यूरोप की बात करें या आपकी यूरोप की बात करें तो यहाँ पे आल्प्स पर्वत, यानी इस पर्वत घटना का क्रम क्या हुआ? अब एक चीज और की जो ये मेसोजोइक समय में इसमें निर्माण होना स्टार्ट हो गया था, और सेनोजोइक जो कल्प था उसमें टर्सरी काल था। टर्सरी काल में तृतीय कल्प में, इस तृतीय कल्प को अल्पाइन युग भी कहते हैं। अल्पाइन युग भी, अल्पाइन पर्वतीकरण भी कहते हैं, क्योंकि यूरोप में जो आल्प्स पर्वत है, कार्पेंथियन पर्वत है, जो आपके पिरेनीज पर्वत है, इन सभी का निर्माण भी इस समय में हुआ है। तो सेनोजोइक कल्प में तृतीय काल में इस पर्वतों का निर्माण हुआ, अल्पाइन पर्वत का या हिमालय पर्वत का। और ये जो इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इसमें क्या हिमालय की अलग अलग पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इयोसीन काल में, ओलिगोसीन काल में, मायोसीन काल में, प्लायोसीन काल में और वर्तमान प्लीस्टोसीन काल में। तो हम ये कह सकते हैं कि तृतीय काल विशेषकर अल्पाइन युग के नाम से भी जाना जाता है, या मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति का समय सेनोजोइक तृतीय काल भी कह सकते हैं। या हिमालय पर्वतों का जो मुख्य जो बात की जाए तो हिमालय पर्वत का टर्सरी काल में, इयोसीन काल में ग्रेट हिमालय, मायोसीन काल में आपके लेसर हिमालय, लघु हिमालय, प्लायोसीन और प्लेस्टोसीन काल में शिवालिक हिमालय, जिसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि ये पर्वत श्रेणियां किस प्रकार से फैली हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्वतों की उत्पत्ति मुख्यतः फोल्डेड माउंटेन या बलित पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई है और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हमने समझा कि समय सारणी के आधार पर, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के आधार पर और टेक्टोनिक थ्योरी, देन भूसंगति के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि हिमालय किस प्रकार से आज की स्थिति में दिखाई देता है और किस प्रकार से ये इंडिया जो गोंडवाना से जुरासिक टाइम में गोंडवाना टूटा और उससे जो आपके इंडियन प्लेट थी वो धीरे धीरे उत्तर की ओर मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, और टकराने के कारण वहां पर एक पर्वती का निर्माण हुआ जिसको हमने हिमालय पर्वत का। तो अब से आपसे अगर पूछा जाता है हिमालय पर्वत कहां पर है, तो आपका आंसर हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो आपका आंसर क्या हुआ? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में टकराने के कारण। भूसंगति के आधार पर पूछा जाए तो दो भूसंगति के आधार पर आपको 33 भूसंगति या 33 सागर के बारे में ध्यान रखना है, जिसके उत्तर में क्या था? उसके उत्तर में यूरेशिया और इसी के पास अंगारालैंड था और दक्षिण में क्या था? गोंडवाना था। इन दोनों में किसी बल लगने के कारण विभाजन हो जाता है और मध्य में एक 33 सागर का निर्माण होता है, और इनके दोनों का मलबा 33 सागर में आ जाने के कारण 33 भूसंगति का निर्माण होता है, और धीरे धीरे संपीड़नात्मक बल के कारण यहाँ पे वलन और वलन के पश्चात फोल्डेड माउंटेन ऐसे हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा और इसी के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को आप बता सकते हैं, और हिमालय के जो अन्य पर्वत श्रेणियां उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।